कोई घोटाला करता है तो कोई रिश्वत मांगता है, कोई अपनी बीवी के पीछे कुत्ते दौड़ाता है तो कोई सड़क पर गुंडागर्दी करते करते पकड़ा जाता है, कोई काले धन का कारोबार करता है, कोई प्रोटेक्शन मनी लेता है, कोई आम आदमी पार्टी के मंत्रियों, विधायकों और पार्षदों की हर कहीं एक ही जैसी कहानी है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पार्षद के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया। पार्षद अंकुश नारंग पर मध्य जिला के रंजीत नगर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके ठीक पहले अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी करार दिया था। माना जा रहा है कि जारवाल के खिलाफ जो धाराएं लगी हैं उसके हिसाब से जारवाल को करीब 10 साल की सजा हो सकती है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त के अनुसार रंजीत नगर थाने में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के संबंध में कुछ लोग एफआईआर करवाने के लिए पहुंचे। शिकायतकर्ता ने आम आदमी पार्टी के पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के रंजीत नगर से पार्षद अंकुश नारंग पर छेड़छाड़, अभद्रता समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत पर रंजीत नगर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त के अनुसार पार्षद अंकुश नारंग के खिलाफ पॉक्सो एक्ट 554, 506, 509, 34 आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पार्षद ने उन्हें SC/ST के केस में फंसाने की भी धमकी दी है। पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के रंजीत नगर वार्ड से अंकुश नारंग आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। पार्षद अंकुश नारंग के विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी कई निगम के अधिकारियों ने उनके खिलाफ डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आप पार्षद के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस और कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार अब तक ये कहकर सैयद नासिर हुसैन के समर्थकों का बचाव कर रही थी कि वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अगर आरोप सही साबित हुए तो कार्रवाई की जाएगी। सैयद नासिर हुसैन ने कुछ ऐसा बचाव किया कि वो तो नासिर साहब जिंदाबाद कह रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं। लेकिन अब इस वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और ये साबित हो गया कि कर्नाटक विधानसभा में जीत का जश्न कांग्रेस के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर मनाया। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार की राज्यसभा जीत के जश्न के दौरान पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए गए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की। राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में वीडियो और ऑडियो दोनों में पाकिस्तान समर्थकों के नारे की मौजूदगी की पुष्टि हुई है और कहा गया कि फुटेज में हेरफेर नहीं किया गया। और इस मामले में हावेरी के पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार ने बताया कि पूछताछ के लिए मोहम्मद शफीक नाशीपुड़ी को हिरासत में लिया गया। हावेरी अधीक्षक ने कहा कि 27 फरवरी को कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान समर्थन में नारे लगाने के संबंध में विधान सौध पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया और इस मामले में एक संदिग्ध मोहम्मद शफीक नाशिकपुड़ी को बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक ऐसा पता चला कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति हावेरी जिले के बयादागी शहर का रहने वाला है। आरोपी व्यक्ति सूखी मिर्च का एक प्रमुख कारोबारी है। वह राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन की जीत का जश्न मनाने के लिए विधान सौध में आया था। आवाज के नमूने के आधार पर पुलिस को संदेह है मिर्च कारोबारी ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने बताया कि आगे की जांच के लिए उसे बेंगलुरु लाया गया। विधान सौध पुलिस ने कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने वाले कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज की थी। इस घटना के सिलसिले में भाजपा ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। विपक्ष के नेता आर अशोक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राजभवन चलो मार्च निकाला और राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा था कि पुलिस ने कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन के समर्थकों द्वारा कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी करने के मामले में 7 लोगों से पूछताछ की है। सिद्धरमैया ने आश्वासन दिया कि सबूतों के आधार पर नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार का किसी को बचाने का कोई इरादा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। न पार्टी से इस्तीफा देने का झंझट, न दूसरे दल में शामिल होने के लिए उसके दफ्तर जाने की जहमत। बिहार में इन दिनों पार्टी बदलने के लिए इस किस्म की औपचारिकताएं नहीं की जाती। इससे सिर्फ सदन में ये मुद्दा उठाकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाना पड़ता है और पार्टी बदल जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा बिहार विधानसभा में देखने को मिला। आरजेडी विधायक भरत बिंद अचानक विपक्ष की तरफ उठकर सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए। मतलब कि तेजस्वी यादव का एक और विकेट गिर गया। इसी तरीके से आरजेडी के अब तक 7 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इधर उधर का ये खेल बिहार में अभी और जारी रहेगा। भरत बिंद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अलग होकर आरजेडी में आए थे। इससे पहले कांग्रेस राजद गठबंधन के 3 विधायक बिहार विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ जा बैठे। ये नाटकीय घटनाक्रम बिहार विधानसभा में लंच के बाद की कार्यवाही शुरू होने पर राजद की संगीता कुमारी के अलावा कांग्रेस विधायकों के मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सिंह को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पीछे सदन के भीतर प्रवेश करते देखा गया। चौधरी की तरफ से इशारा करने पर वो सत्ता पक्ष की ओर आकर बैठ गए। सत्तारूढ़ राजग के
विधायकों ने मेजे थपथपाकर इसका अनुमोदन किया। बिहार विधानसभा में इसी ताजा स्थिति में एक पखवाड़ा पहले राजद के 3 विधायक और उस दिन पार्टी छोड़कर चले गए थे, जब उसके वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया था और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार ने भाजपा के सहयोग से विश्वास मत हासिल किया था। राजद ने अपने तीनों विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव को सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की। इनमें से किसी ने अब तक औपचारिक रूप से पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। कांग्रेस के भीतर विद्रोह का पहला संकेत था, जिसे विजन के डर से विश्वास मत से पहले अपने 19 विधायकों में से एक को छोड़कर सभी को हैदराबाद भेज दिया था। सिद्धार्थ सिंह ने अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए बिहार छोड़ने से इनकार किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस के राज्य नेतृत्व से नाखुश थे। नीतीश कुमार के अचानक महागठबंधन छोड़ने और राजग में वापसी करने के परिणाम स्वरूप मुरारी गौतम को पिछले महीने अपना मंत्री पद खोना पड़ा था। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि जिन लोगों ने पाला बदल लिया उनके नाम इतिहास में गद्दार के रूप में दर्ज किए जाएंगे। पूछे जाने पर खान ने कहा कि कोई भी गद्दार दिमाग को नहीं पढ़ सकता। हो सकता है कि कुछ प्रलोभन हो, लेकिन उन्हें खुद से पूछना चाहिए क्या उन्हें अपनी वफादारी का सौदा करने के लिए जो कीमत मिली जीवन भर कायम रहेगी। हालांकि सिद्धार्थ सौरभ ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे आश्चर्य है कि मुझ पर आरोप लगाए क्यों गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ उनके हमेशा व्यक्तिगत समीकरण रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनके मन में बहुत सम्मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस लालू यादव और अखिलेश यादव की पार्टी में तो पटाखा पहले से ही फूट रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी की पार्टी में भी वही कहानी दोहराई जाने लगी है। टीएमसी के महासचिव, पार्टी प्रवक्ता और अभिषेक बनर्जी के करीबी कुणाल घोष, कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बनी प्रोफाइल से टीएमसी का नाम और निशान हटा दिया है। परिचय की जगह पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता लिख दिया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली के दौरान वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी की आरामबाग में रैली होने वाली है। कुणाल घोष ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बिना किसी का नाम लिए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व के एक वर्ग पर खींच निकालते हुए लिखा कि अक्षम और स्वार्थी नेता गुटबाजी में लिप्त रहते हैं और पूरे वर्ष सिर्फ अनैतिक काम करते हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के प्रति आम तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं के कारण वे चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन फिर से वे अपना स्वार्थ साधने लगते हैं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव करने के बाद कुणाल घोष संपर्क से कट गए हैं और मीडिया से फोन पर बातचीत नहीं कर रहे। माना जा रहा है कि कुणाल घोष सुदीप बनर्जी से नाराज हैं और ट्वीट के जरिए उन्हीं पर निशाना साध रहे हैं। सुदीप बनर्जी सांसद हैं, उनके कुणाल घोष से रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुदीप बनर्जी ने 10 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जन गर्जना रैली को लेकर पार्टी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें कुणाल घोष को न्योता नहीं मिला था और इस वजह से वह नाराज हो गए हैं। लोकसभा चुनावों से पहले इस रैली को टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। उससे किनारे लगाए जाने के बाद कुणाल घोष ने खुद को ही पार्टी के अहम पदों से किनारे कर लिया। इसके पहले संदेश खाली में जो भी हुआ और संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे थे। संदेश खाली के समर्थन में कुणाल घोष ने कई ट्वीट्स किए थे। हालांकि एक बात ये भी कही जाती है कि कुणाल घोष की भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी से बहुत ज्यादा नहीं बनती है। यही कारण है कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कुणाल घोष टीएमसी से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि कुणाल घोष ने अब तक पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। संदेश खाली में बीते कई दिनों से महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। दरअसल संदेश खाली को लेकर टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर आरोप लगाए गए थे कि उसने महिलाओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था और साथ ही शाहजहां शेख पर जबरन जमीन पर कब्जा करना, मारपीट के भी आरोप लगाए थे। इसके बाद मामला जब कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने भी ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई। हालांकि अब शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार के सितारे इतने गर्दिश में चले गए हैं कि अब उनके दांव भी उल्टे पड़ने लगे हैं। शरद पवार ने काफी सोच समझकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को बारामती में डिनर के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों नेता पवार की चाल को भांप गए और उन्हें पत्र लिखकर साफ तौर पर डिनर के लिए आने से इनकार कर दिया। असल में पूरा मामला सियासी है। बारामती सीट से पवार की बेटी सांसद हैं, लेकिन इस सीट से अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस पर सुप्रिया सुले बुरी तरह से घिर गई हैं। माना जा रहा है कि शरद पवार दोनों नेताओं के साथ बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते थे
ताकि सुप्रिया सुले की जीत सुनिश्चित की जा सके। लेकिन फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों ही नेता इस बात को भांप गए और जाने से इनकार कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पत्र लिखकर शरद पवार को जानकारी दी कि उनकी बारामती में काफी व्यस्तता रहने वाली है, ऐसे में उनका डिनर में आना संभव नहीं है। उनके पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार के डिनर में जाने से इनकार कर दिया था। फडणवीस ने शरद पवार के निमंत्रण पर जवाब देते हुए पत्र लिखा कि आपका पत्र मिला, आपने मुझे डिनर के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए धन्यवाद। आप जानते हैं कि अजीत दादा पवार ने बारामती में एक आयोजन किया, उसमें कई कार्यक्रम हैं और उसमें व्यस्तता रहेगी। उसके बाद भी कई आयोजन होंगे, ऐसे में हमारा आ पाना संभव नहीं होगा। माना जा रहा था कि बारामती में अजीत पवार काफी आक्रामक हैं। उन्होंने अपनी सुनेत्र को यहां से लगभग चुनाव में उतारने का फैसला किया है। ऐसे में शरद पवार चाहते हैं कि इस सीट को लेकर कोई समझौता हो जाए। बारामती एनसीपी का गढ़ रहा है और फिलहाल यहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। दरअसल महारोजगार मेला का जो आयोजन अजीत पवार ने किया है, उसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले को आमंत्रित नहीं किया गया है। अजीत पवार के कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी है। सीएम बनने के बाद पहली बार एकनाथ शिंदे बारामती पहुंच रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई को एक ऐसा गवाह मिल गया है जो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया, विजय नायर और संजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़नी तय है। वजह ये कि शराब घोटाला में लिप्त साउथ कार्टेल की तरफ से कोई गवाह अब तक नहीं मिला था और घोटाले का बड़ा खेल वही हुआ। लेकिन अब गवाह मिल गया है जो सीबीआई की मुश्किलों को आसान करेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बगुंठा राघव रेड्डी की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें उन्होंने गवाह बनने की इच्छा जाहिर की थी। मगुंठा राघव रेड्डी वाईएसआरसीपी के ओंगोल से सांसद मगुंठा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। स्पेशल जज एम के नागपाल ने आदेश पारित किया। सीआरपीसी की धारा 306 के तहत दायर राघव की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। राघव ने कोर्ट से माफी दिए जाने की मांग करते हुए गवाह बन जाने की अनुमति मांगी थी। हाल ही में अदालत ने राघव को अग्रिम जमानत दे दी थी और कहा था कि आवेदक राघव का नाम विशेष तौर पर एफआईआर में आरोपी के रूप में दर्ज नहीं है। सीबीआई की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है और जब भी बुलाया गया पेश हुए। कोर्ट ने कहा कि ये भी बताया गया कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164(2) के तहत दर्ज कराए गए केस में राघव ने कुछ महत्वपूर्ण बातों का खुलासा किया है। राघव इससे पहले शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी गवाह बन चुके हैं जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय के पास है। कोर्ट ने उस केस में भी माफी देते हुए राघव को गवाह बन जाने की अनुमति दी थी। इससे पहले दिल्ली के शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा भी गवाह बन चुके हैं। राघव को पिछले साल 10 फरवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अब तक 8 समन भेज चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हिमाचल कांग्रेस की सरकार पर मंडराता खतरा कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। बागी विधायकों से खुद विक्रमादित्य सिंह मिलने पहुंचे। बागी विधायकों के संपर्क में कई और विधायक भी हैं, तो दूसरी तरफ उनकी मां और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने तो पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ कर साफ संकेत दे दिए कि कांग्रेस में उनके दिन पूरे हो गए और अब बीजेपी के साथ ही आगे की सियासत होगी। तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम जयराम सिंह ठाकुर ने अपनी तरफ से प्रतिभा सिंह को सकारात्मक संकेत दिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा का कामकाज हमसे बेहतर है। लोकसभा चुनाव पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस में हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सांसद के तौर पर मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा बार बार किया और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की। ये सच है कि भाजपा की कार्यप्रणाली हमसे बेहतर है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैं पहले दिन से ही मुख्यमंत्री से कह रही थी कि हम आगामी चुनाव का मुकाबला तभी कर पाएंगे जब वह संगठन को मजबूत करेंगे। ये हमारे लिए बहुत कठिन स्थिति है। हम जमीनी स्तर पर बहुत सारी कठिनाइयों को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार भाजपा बहुत कुछ करने जा रही है। हम वहां कमजोर स्थिति में हैं और उनसे बार बार आग्रह किया कि हमें मजबूत होने की आवश्यकता है और पार्टी को संगठित करने की जरूरत। मैं कह सकती हूं कि ये एक कठिन समय है, फिर भी हमें चुनाव लड़ना है और जीतना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूत करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने लिए अब सभी प्रयास कर रही हूं। ये पूछने पर कि क्या अयोग्य ठहराए जाने पर कांग्रेस के विधायकों से मिलेंगी,
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि फिलहाल वो कड़ी सुरक्षा में हैं, इसलिए उनसे मिलना आसान नहीं है। मैं उनसे संपर्क नहीं कर पा रही हूं क्योंकि उनके फोन स्विच ऑफ हैं और इलाके को घेर लिया गया है। आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनसे मिल नहीं सकते। ये सब कुछ आसान नहीं है। देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का दावा है कि कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है। भाजपा नेता जयराम सिंह ठाकुर ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस मुखिया प्रतिभा सिंह को जलालत के दौर से बाहर आने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी नहीं सुन रही थी, जब राहुल गांधी नहीं सुन रहे थे, जब प्रियंका नहीं सुन रही थी, आखिरकार हमने सुन लिया और स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा एक नहीं कई दिनों से थी। उन्होंने विधानसभा के कई सदस्यों के नाराज होने का भी दावा किया और कहा कि कुछ सदस्यों को इन लोगों से डरा के रखा गया है, दबा के रखा गया है, लेकिन ये दौर लंबा नहीं चलेगा। प्रतिभा सिंह जी, ये जलालत के दौर आपके साथ इतने दिनों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, आपको इससे बाहर आना चाहिए। आप हिम्मत कीजिए। उन्होंने सिंह का साथ देने पर कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। चैनल से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार के भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार न पहले सेफ थी न आज। उन्होंने कहा कि कभी भी गिर सकती है। आप रात को सो जाएंगे, सुबह देखेंगे कि सरकार गिर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।